हेलो एवरीवन गाइज, मेरा नाम लखन सैनी और आज मैं आपके सामने प्रस्तुत करने वाला हूं यूनियन बजट 2021-22 की डिटेल्ड समरी। गाइज, इस वीडियो में हम यूनियन बजट 2021 की जितनी भी महत्वपूर्ण बातें हैं, जितने भी महत्वपूर्ण बिंदु हैं, उन सभी पर डिटेल से डिस्कशन करने वाले हैं। गाइज, आज का ये वीडियो आपकी जनरल नॉलेज और साथ ही साथ आपकी कंपटीशन की तैयारी की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि गाइज आपको पता होना चाहिए कि यूनियन बजट में से आपके एग्जाम में एक ना एक क्वेश्चन जरूर पुटअप होता ही होता है। तो गाइज आप इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा, कहीं भी आप इस वीडियो को स्किप करने की कोशिश मत कीजिएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं और जानते हैं यूनियन बजट के बारे में। तो देखिए, सबसे पहले हम जान लेते हैं हमारे देश की वित्त मंत्री के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता होगा, वर्तमान में हमारे देश की वित्त मंत्री हैं श्रीमती निर्मला सीतारमण, और इन्होंने भी हाल ही में 1 फरवरी 2021 को हमारे देश की संसद में बजट प्रस्तुत किया था। और ये जो बजट था वो हमारे देश का पहला पेपरलेस बजट था। 1 फरवरी 2021 को जो बजट प्रस्तुत किया गया था वो हमारे देश का पहला पेपरलेस बजट था। इससे पहले के जितने भी बजट थे वो बहुत सारे पेपर्स के माध्यम से, बहुत सारे पेपर्स को पढ़ करके प्रस्तुत किए जाते थे, लेकिन ऐसा पहली बार हुआ है कि बजट को प्रस्तुत करने में किसी भी प्रकार के पेपर का इस्तेमाल नहीं किया गया हो। इस बार बजट को प्रस्तुत करने में एक टेबलेट का प्रयोग किया गया था। इस पिक्चर में देखिए, हमारी जो ये वित्त मंत्री है, इनके हाथ में एक रेड कलर का आइटम है। ये जो रेड कलर का आइटम है ये एक मेड इन इंडिया टेबलेट है, और इसी के माध्यम से इन्होंने बजट को प्रस्तुत किया था। तो हमारा एक क्वेश्चन तो यहीं से पुटअप हो जाता है कि पहला पेपरलेस बजट कब प्रस्तुत किया गया था। तो इसका आंसर होगा पहला पेपरलेस बजट जो है वो 2021 में प्रस्तुत किया गया था। नेक्स्ट, अब हम जान लेते हैं हमारे इस बजट के कुछ महत्वपूर्ण स्तंभों के बारे में। देखिए, किसी भी बजट को बनाने से पहले उस बजट के कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं का निर्धारण किया जाता है, जिनके बारे में सरकार को सबसे ज़्यादा फोकस करना हो। तो इस प्रकार हमारे इस बजट के भी 6 महत्वपूर्ण बिंदु यानी कि 6 महत्वपूर्ण स्तंभों का निर्धारण किया गया है, जिसमें पहला है हेल्थ एंड वेलबींग, यानी कि इस बजट में स्वास्थ्य एवं कल्याण पर सबसे ज़्यादा फोकस किया जाना है। इसके बाद में दूसरा महत्वपूर्ण स्तंभ है फाइनेंशियल कैपिटल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। इस प्रकार हमारे इस बजट में वित्तीय पूंजी और इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी विशेष ध्यान दिया जाना है। इसके बाद में तीसरा महत्वपूर्ण स्तंभ है इंक्लूसिव डेवलपमेंट ऑफ एस्पिरेशनल इंडिया, यानी कि सभी वर्गों के समावेशी विकास पर इस बजट में विशेष ध्यान दिया जाने वाला है। चौथा महत्वपूर्ण स्तंभ है री इन्विगरेटिंग ह्यूमन कैपिटल, यानी कि मानवीय पूंजी का पुनर्जीवन करना। इसके बाद में पांचवा महत्वपूर्ण स्तंभ है इनोवेशन एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट, यानी कि नवाचार और रिसर्च और डेवलपमेंट पर भी विशेष ध्यान दिया जाने वाला है। लास्ट में छठा महत्वपूर्ण स्तंभ है मिनिमम गवर्नमेंट एंड मैक्सिमम गवर्नेंस, यानी कि न्यूनतम सरकार और अधिकतम शासन। इस प्रकार ये तो है हमारे इस बजट के 6 महत्वपूर्ण स्तंभ, जिन पर सरकार का सबसे ज़्यादा फोकस रहने वाला है। नेक्स्ट, अब हम जान लेते हैं बजट के सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं को। तो इस क्रम में सबसे पहले है वन नेशन वन कार्ड स्कीम। ये जो स्कीम है वो प्रवासी भारतीयों के लिए है, माइग्रेंट इंडियंस के लिए है। ऐसे लोग जो एक राज्य से दूसरे राज्य में या फिर एक जिले से दूसरे जिले में प्रवेश कर जाते हैं, तो उनके साथ में क्या होता है, वो लोग राज्य सरकारों के द्वारा जो फ्री खाद्यान्न वगैरह की जो सुविधाएँ दी जाती है, उन सुविधाओं का लाभ नहीं ले पाते हैं। लेकिन वन नेशन वन कार्ड स्कीम के माध्यम से वो दूसरे राज्यों में भी, दूसरे जिलों में भी राज्य सरकार के द्वारा जो फ्री खाद्यान्न जैसी सुविधाएं दी जाती है उनका लाभ ले सकेंगे। नेक्स्ट है पीएम आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना। इस बार सरकार पीएम आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना लाने वाली है, जिस पर 64,180 करोड़ रुपये 64,180 करोड़ रुपये खर्च किए जाने हैं। इससे क्या होगा, इससे स्वास्थ्य एवं कल्याण को बढ़ावा मिलेगा और साथ ही साथ ब्लॉक लेवल पर एकीकृत स्वास्थ्य लोक प्रयोगशालाओं की स्थापना की जाएगी। ब्लॉक लेवल पर, तहसील लेवल पर इंटीग्रेटेड लैब्स की स्थापना की जाएगी, और इसके अलावा कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में आपातकालीन ऑपरेशन केंद्रों की भी स्थापना की जाएगी। इसके बाद में है कोरोना वैक्सीन। देखिए, इस बार कोरोना वैक्सीन हेतु भी व्यय किया जाएगा। इस बार लगभग 35,000 करोड़ रुपये का जो प्रावधान है वो कोरोना वैक्सीन हेतु रखा गया है। इसके बाद में है हेल्थ पर किया जाने वाला खर्च। तो देखिए, इस बार हेल्थ पर सरकार खर्च करने वाली है 2,23,846 करोड़ रुपये। इस बार सरकार 2,23,846 करोड़ रुपये जो है वो हेल्थ पर खर्च करने वाली है। ये जो खर्च है वो पिछले बजट की अपेक्षा काफ़ी इसमें वृद्धि की गई है। पिछले बजट की बात करें तो पिछले बजट में 94,452 करोड़ रुपये का प्रावधान था, जबकि इस बार इसको बढ़ाकर लगभग 2.5 गुना तक इसमें वृद्धि कर दी गई है।
इसके बाद में नेक्स्ट है राष्ट्रीय रेल परियोजना। राष्ट्रीय रेल परियोजना में सरकार क्या करने वाली है, सरकार 2023 तक जितनी भी ब्रॉडगेज लाइन्स है, जितनी भी बड़ी लाइन्स है, उन सभी का 100% इलेक्ट्रिफिकेशन करने वाली है। यानी कि 2023 तक जितनी भी हमारे देश में बड़ी लाइन्स है, उन सभी का 100% विद्युतीकरण कर दिया जाएगा। तो देखिए रेलवे की दृष्टि से यह एक बहुत बड़ा कदम है। इसके बाद में है 2030 तक रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जितनी भी मूलभूत आवश्यकताएं हैं, उन सभी को 2030 तक पूरा कर लिया जाएगा। इसके बाद में एक और रेलवे के लिए जो बड़ा कदम है वो है रेलवे दुर्घटनाओं को रोकने के लिए। रेलवे दुर्घटनाओं को रोकने के लिए स्वदेशी रेल प्रोटेक्शन सिस्टम का भी विकास किया जाएगा। इस प्रकार राष्ट्रीय रेल परियोजना के अंतर्गत, राष्ट्रीय रेल योजना के अंतर्गत इस बार बहुत बड़े बड़े फैसले लिए गए हैं। इसके बाद में नेक्स्ट स्कीम है मित्र स्कीम। देखिए मित्र स्कीम का संबंध है टेक्सटाइल इंडस्ट्री से। मित्र स्कीम का संबंध है टेक्सटाइल इंडस्ट्री से और इस स्कीम के तहत सरकार 7 वर्ल्ड क्लास के टेक्सटाइल पार्क की स्थापना करने वाली है। मित्र स्कीम के तहत सरकार 7 वर्ल्ड क्लास इस स्कीम के तहत सरकार 7 वर्ल्ड क्लास के टेक्सटाइल पार्क की स्थापना करेगी। इसके बाद में अगली स्कीम है, अगला मिशन है जल जीवन मिशन। देखिए जल जीवन मिशन जो है वो शहरी क्षेत्रों के लिए लाया गया है। जितने भी ऑल अर्बन लोकल बॉडीज हैं, जितने भी शहरी क्षेत्र के निकाय हैं, चाहे वो छोटे निकाय हो या फिर बड़े निकाय हो, सभी के लिए जल जीवन मिशन लाया गया है। और इस मिशन के तहत सरकार क्या करेगी, सरकार शहरी क्षेत्रों के प्रत्येक घर में नल के माध्यम से पेयजल सप्लाई सुनिश्चित करने की व्यवस्था करेगी। इसके बाद में अगला महत्वपूर्ण कदम है नई स्क्रैप नीति। देखिए स्क्रैप नीति जो है वो ऑटोमोबाइल सेक्टर से संबंधित है। इसके तहत क्या होगा, जितने भी कमर्शियल एवं प्राइवेट व्हीकल्स हैं 15 से 20 साल पुराने, उन सभी व्हीकल्स को इस पॉलिसी के अंतर्गत लाया जाएगा। और 15 से 20 साल बाद में सभी व्हीकल्स का फिटनेस टेस्ट होगा और यदि वो उस फिटनेस टेस्ट को पास कर पाते हैं तो ही उनको सड़क पर चलने दिया जाएगा, नहीं तो उनको स्क्रैप नीति के तहत उनको स्क्रैप में बदल दिया जाएगा। इसके बाद में अगला महत्वपूर्ण कदम जो है वो इंश्योरेंस में है। इंश्योरेंस सेक्टर में क्या हुआ है इस बार, इंश्योरेंस सेक्टर में जो 1938 एक्ट है उसमें संशोधन किया गया है। और पूर्व में जो 49% एफडीआई थी, यानी कि इंश्योरेंस सेक्टर की जो कंपनियां हैं उनमें पहले 49% तक एफडीआई हो सकता था, उनमें 49% तक जो शेयर हैं वो विदेशी कंपनियां खरीद सकती थी। लेकिन अभी इसमें संशोधन के पश्चात में इसमें एफडीआई में वृद्धि की गई है और 49 से बढ़ाकर इसको 74 यानी कि 74% तक इसमें एफडीआई हो सकती है। फॉरेन के जो इन्वेस्टर है इसमें 74% तक हिस्सेदारी खरीद सकते हैं। इसके बाद में अगला महत्वपूर्ण बिंदु है टैक्स स्लैब में इस बार किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया गया है, यानी कि पिछली वाली जो टैक्स स्लैब थी उसी को इस बार भी जारी रखा गया है। इसके बाद में अगला महत्वपूर्ण बिंदु है पेट्रोल डीजल एवं सोने चांदी पर क्या होगा, कृषि सेस लिया जाएगा। पेट्रोल डीजल और सोने चांदी पर कृषि सेस लिया जाएगा। पेट्रोल डीजल पर 5 रुपये और सोने चांदी पर 2.5 रुपये, सोने चांदी पर 2.5 रुपये और पेट्रोल डीजल पर 5 रुपये कृषि सेस के रूप में लिया जाएगा और इस पैसे का उपयोग कृषि एवं किसानों के कल्याण के लिए किया जाएगा। इसके बाद में अगला महत्वपूर्ण बिंदु है रक्षा बजट में इस बार वृद्धि की गई है। रक्षा बजट में लगभग 7% की वृद्धि हुई है। इसके बाद में अगला जो महत्वपूर्ण कदम है वो है पेंशन भोगी बुजुर्गों के लिए। अगला महत्वपूर्ण कदम है पेंशन भोगी बुजुर्गों के लिए। जो हमारे सीनियर सिटीजन्स हैं 75 एवं 75 साल से अबव के, उनको अब आयकर रिटर्न भरने की किसी प्रकार की कोई आवश्यकता नहीं होगी। अब हम जान लेते हैं एजुकेशन के लिए ये बजट कैसा रहा। तो देखिए एजुकेशन के लिए ये जो बजट है इतना खास नहीं रहा, क्योंकि इस बार एजुकेशन बजट में काफ़ी कुछ कटौती की गई है। एजुकेशन के लिए इस बार 100 नए सैनिक स्कूलों की स्थापना की जाएगी और ये जो स्कूल हैं वो पीपीपी मोड यानी कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड पर खोले जाएंगे। इसके अलावा 750 नए एकलव्य स्कूलों की भी स्थापना की जाएगी। एकलव्य स्कूल जो हैं वो एसटी के छात्रों के लिए खोले जाते हैं। शेड्यूल ट्राइब यानी अनुसूचित जनजाति के छात्र जो हैं उनके लिए एकलव्य स्कूलों की स्थापना की जाती है और इस बार बजट में 750 नए एकलव्य स्कूल खोलने का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा एससी स्टूडेंट के लिए जो स्कॉलरशिप स्कीम चली आ रही थी उसमें सुधार किया गया है। इसके बाद में है R&D यानी कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट। तो देखिए इस बार रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए भी
नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की स्थापना किए जाने का प्रावधान रखा गया है और इसके लिए 50,000 करोड़ के बजट का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा डीप ओशन एक्सप्लोरेशन जो मिशन होते हैं, यानी कि गहरे समुद्रों में खोज के जो मिशन होते हैं, उसके लिए भी बजट का प्रावधान किया गया है और साथ ही साथ जैव विविधता संरक्षण के लिए भी बजट का प्रावधान किया गया है। इसके बाद में है बैंक। तो देखिए, आपको पता है बैंकों को कोरोना काल में काफ़ी नुकसान झेलना पड़ा है। इस कारण से बैंकों के उत्थान के लिए एवं बैंकों के पूंजीकरण के लिए भी 20,000 करोड़ के बजट का प्रावधान रखा गया है। इसके बाद में है उज्ज्वला योजना। देखिए, आपको पता है उज्ज्वला योजना जो है वो पहले से चली आ रही है और इसमें अब तक 8 करोड़ परिवारों को लाभ मिल चुका है और अब सरकार का लक्ष्य है 1 करोड़ नए कनेक्शन वितरित करने का, यानी कि अब 1 करोड़ नए परिवारों को इस योजना के अंतर्गत लाया जाएगा। इसके बाद में है पोषण 2 अभियान। देखिए, पोषण 2 अभियान जो है वो एक नया कार्यक्रम है और पूर्व में 2 कार्यक्रम चले आ रहे थे, जिसमें पहला है अतिरिक्त पोषण कार्यक्रम, इसके अलावा पोषण अभियान। तो इन दोनों कार्यक्रमों को मिलाकर, इन दोनों का मर्जर करके पोषण 2 अभियान की शुरुआत की गई है। इसके बाद में अगला महत्वपूर्ण कदम है श्रमिकों के लिए। तो देखिए, इस बार बजट में न्यूनतम मजदूरी कानून लाने की भी बात कही गई है। इससे क्या होगा, एक न्यूनतम मजदूरी तय की जाएगी, कानून ला करके एक न्यूनतम मजदूरी तय की जाएगी और उससे कम मजदूरी भुगतान करने वालों के प्रति कार्रवाई की जाएगी। न्यूनतम मजदूरी से कम मजदूरी देना दंडनीय अपराध घोषित किया जाएगा। इसके बाद में है 2021 की जो जनगणना होगी वो डिजिटली होगी, यानी कि उसमें किसी प्रकार के पेपर्स का प्रयोग नहीं किया जाएगा। इसके अलावा देखिए, 2021 की जो जनगणना है वो फिलहाल कुछ समय के लिए कोरोना के कारण से स्थगित कर दी गई है। इसके बाद में है एजुकेशन। देखिए, इस बार एजुकेशन पर जो खर्च होने वाला है वो कुल बजट का 3.5% है। इस बार एजुकेशन पर कुल बजट का 3.5% राशि खर्च होने वाली है। बात करें यदि कुल बजट की, तो देखिए कुल बजट है इस बार 34,83,236 लाख करोड़ रुपए। इस प्रकार 34,83,236 लाख करोड़ में से 3.5% राशि जो है वो एजुकेशन पर खर्च होगी। देखिए, एजुकेशन पर खर्च की जाने वाली राशि को पिछले कुछ सालों से हम कंपेयर कर लेते हैं। देखिए, इस ग्राफ को देखिए, 2015-16 में जो एजुकेशन पर खर्च था वो था 67,239 करोड़। इसके बाद में 2016-17 में इसमें वृद्धि हुई और इसको ये हो गया 72,016 करोड़। इसके बाद में 17-18 में 80,000, 2018-19 में 80,435 करोड़। इसके बाद में 2019-20 में 94,853 करोड़। इसके बाद में 2020 में देखिए 99,312 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान किया गया था। लेकिन अभी देखिए 2021-22 में इस बजट में कटौती हुई है और इस बार बजट को घटा करके 93,222 करोड़ ही रखा गया है। इस प्रकार एजुकेशन बजट में इस बार थोड़ी कटौती हुई है। इसके बाद में देखिए, अब बात कर लेते हैं हम सेक्टर वाइज अर्थव्यवस्था में जो योगदान रहता है वो सबसे ज़्यादा कौन से सेक्टर का रहता है। तो देखिए, हमेशा से ही हमारे भारत के अंतर्गत काफ़ी लंबे समय से सर्विस सेक्टर जो है वो सर्वाधिक योगदान करता है। हमारी अर्थव्यवस्था में सर्विस सेक्टर जो है वो सबसे ज़्यादा योगदान करता है। सर्विस सेक्टर का वर्तमान में 54% योगदान है। इसके बाद में है इंडस्ट्री। देखिए, इंडस्ट्री का जो योगदान है वो है 26%। इसके बाद में है एग्रीकल्चर और एग्रीकल्चर का वर्तमान में योगदान है 20%। इस योगदान की कंपेयर करें यदि हम 2011 से, तो देखिए 2011 में जो सर्विस सेक्टर था उसका योगदान था 57.3%, जबकि इंडस्ट्री का योगदान था 28.5% और एग्रीकल्चर का योगदान था 14.2%। इस प्रकार पिछले 10 सालों में सर्विस एवं इंडस्ट्री के सेक्टर में अर्थव्यवस्था में कमी आई है, जबकि एग्रीकल्चर के सेक्टर में वृद्धि हुई है। अब बात कर लेते हैं गवर्नमेंट के पास में पैसा कहाँ से आता है और गवर्नमेंट उस पैसे को कहाँ पर खर्च करती है। तो देखिए, सबसे पहले हम जान लेते हैं गवर्नमेंट के पास में पैसा कहाँ से आता है, यानी कि गवर्नमेंट के पास में इनकम का क्या सोर्स है। तो देखिए, गवर्नमेंट के पास में इनकम का जो सबसे बड़ा सोर्स है वो है बोरोइंग और लाइबिलिटीज, यानी कि सरकार को उधारी से सबसे ज़्यादा इनकम होती है। सरकार को लगभग 36% जो अमाउंट है वो उधारी से मिलता है। सरकार अपना खर्च चलाने के लिए उधार लेती है। इसके अलावा सरकार का दूसरा बड़ा जो इनकम का सोर्स है वो है जीएसटी कलेक्शन। सरकार को 15% अमाउंट जो है वो जीएसटी के कलेक्शन से मिलती है। इसके बाद में है तीसरे नंबर पे इनकम टैक्स। 14% जो अमाउंट है सरकार को इनकम टैक्स के कलेक्शन से मिलती है। इस प्रकार नंबर 1 पर है उधारी,
दूसरे नंबर पे है जीएसटी और तीसरे नंबर पे है इनकम टैक्स। इसके बाद में चौथे नंबर पे है कॉरपोरेशन टैक्स। सरकार को जो बड़े बड़े कॉरपोरेट हाउस हैं, जो बड़े बड़े उद्योग हैं, उनसे भी सरकार को टैक्स प्राप्त होता है। इसके अलावा एक्साइज ड्यूटी से सरकार को 8% अमाउंट प्राप्त होता है, कस्टम से सरकार को 3% होता है और नॉन टैक्स रिवेन्यू से सरकार को 6% की इनकम होती है। अब जान लेते हैं सरकार इस पैसे को कहाँ पर खर्च करती है। तो देखिए सरकार का सबसे बड़ा अमाउंट जो है वो खर्च हो जाता है इंटरेस्ट के पेमेंट पर। सरकार का लगभग 20% जो अमाउंट है वो ब्याज को चुकाने में ही खर्च हो जाता है। देखिए जब सरकार उधार लेती है तो उस उधारी के ब्याज को चुकाने में ही सरकार का 20% अमाउंट जो है वो खर्च हो जाता है। इसके बाद में दूसरा मोटा खर्चा है जो राज्यों का विभिन्न प्रकार के करों में हिस्सा होता है, उसमें लगभग 16% अमाउंट जो है वो खर्च हो जाता है। इसके बाद में तीसरे नंबर पे है केंद्र सरकार की जो विभिन्न प्रकार की योजनाएं होती हैं, उसमें सरकार का 14% अमाउंट खर्च हो जाता है। इस प्रकार पहले नंबर पे है इंटरेस्ट का पेमेंट, दूसरे नंबर पे है राज्यों का टैक्स में हिस्सा और तीसरे नंबर पे है केंद्र सरकार के विभिन्न प्रकार की स्कीमें। इसी प्रकार देखिए डिफेंस में भी 8% अमाउंट खर्च होता है। सब्सिडी में विभिन्न प्रकार की जो सरकार के द्वारा सब्सिडियाँ दी जाती है उसमें सरकार 8% अमाउंट खर्च कर रही है। इसके अलावा पेंशन में सरकार 5% अमाउंट खर्च कर रही है। और अंत में अब हम जान लेते हैं कौन सी मिनिस्ट्री को, कौन से मंत्रालय को कितना बजट आवंटित किया गया है। तो देखिए हमेशा की तरह ही सबसे ज़्यादा जो बजट है वो आवंटित किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को, यानी कि रक्षा मंत्रालय को। इस बार रक्षा मंत्रालय का बजट है 4,78,196 करोड़ रुपए। इसके बाद में दूसरे नंबर पे है मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स। मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स को जो बजट है वो आवंटित किया गया है 2,56,948 करोड़ रुपए। इसके बाद में तीसरे नंबर पे है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, यानी कि गृह मंत्रालय। गृह मंत्रालय का जो बजट है इस बार का वो है 1,66,547 करोड़ रुपए। तो इस बार जो सबसे नंबर 1 पे है वो है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, रक्षा मंत्रालय। दूसरे नंबर पे है मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स और तीसरे नंबर पे है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, यानी कि गृह मंत्रालय। बात करें एजुकेशन बजट की तो देखिए एजुकेशन बजट है इस बार का मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन को आवंटित किया गया है 93,224 करोड़ रुपए। और इसी प्रकार मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ को आवंटित किया गया है 73,932 करोड़ रुपए। देखिए अभी मैंने आपको बताया कि इस बार हेल्थ पर जो बजट है वो लगभग 2,43,000 करोड़ रुपए खर्च किया जाना है, लेकिन इसमें से मात्र 73,932 करोड़ रुपए ही मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ को आवंटित किए गए हैं, जबकि बाकी का जो पैसा है वो कोरोना की वैक्सीन और साथ ही साथ जल जीवन मिशन जैसी योजनाओं पर खर्च किया जाना है। तो गाइज ये तो थी बजट की कुछ महत्वपूर्ण बातें। इस प्रकार आज का हमारा ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। आशा करता हूँ ये आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।